नमस्कार दोस्तों। रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिनाकल पब्लिकेशन का एसएससी सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि 4th एडिशन की है और इसमें 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक में एसएससी के एग्जाम के द्वारा फरवरी 2023 तक के प्रश्न को भी शामिल किया गया है और इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है प्रत्येक प्रश्न का, जो कि चैप्टर वाइज विभाजित है। दोस्तों, यह पुस्तक और बात करें तो यह पुस्तक जो है वो विशुद्धतः हिंदी माध्यम में है। इस पुस्तक को पढ़ने से कौन कौन से एग्जाम कवर हो जाएंगे या कौन कौन से एग्जाम्स के क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है, उसके बारे में बात करें तो इसमें किया गया है दोस्तों एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीटी, उसके बाद में स्टेनो और फिर दिल्ली पुलिस के भी प्रश्न पत्र को इसमें शामिल किया गया है। और यह पुस्तक जो है वह दिल्ली पुलिस के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये पुस्तक जो है बेहद ही कारगर है। इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है दोस्तों कि इसमें कुल मिलाकर के 9 अध्याय को समाहित किया गया है और 9वां अध्याय जो है दोस्तों वो करंट अफेयर्स का। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। इसके अलावा जो 8 अध्याय बच रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले स्टैटिक जीके को हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और इतिहास को हम लोग पढ़ना जारी रखा है। इतिहास की विषय सूची को देखें दोस्तों तो इतिहास की विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि हम लोग इसके पहले की वीडियो में प्राचीन इतिहास को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं 2 पार्टों में। उसके बाद में मध्यकालीन की बात करें दोस्तों तो मध्यकालीन इतिहास के भी एक पार्ट को हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग मुगल काल तक के प्रश्न को देखा है। इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो मुगल काल से जितने भी मुगल काल के शासक रहे हैं उन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि औरंगजेब तक हम लोग अपनी पढ़ाई को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग सिख गुरु के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर सिख गुरु से लेकर के विविध तक, अर्थात ये मिडाइवल हिस्ट्री जो है उसको पूर्ण रूप से आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं फिर से बोल दूं कि अगर इसके पहले आप लोग वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख कर के आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जो कि सिख गुरु से संबंधित रहेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की और शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो इस तरीके से दोस्तों आज का सेशन का जो पहला प्रश्न है वो सिख गुरु के टॉपिक से रहने वाला है। इसमें हम लोग सिखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 439 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर के निरंकार अर्थात निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात बाबा दयाल दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा दयाल दास। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि बाबा दयाल दास ने पंजाब भारत में भगवान की पूजा निरंकार के रूप में करने का जोर दिया था। उसके बाद में पेशावर में पैदा हुए बाबा दयाल दास एक सहजधारी सिख हुआ करते थे जिनका मुख्य मिशन आदि ग्रंथ और उसके बाद में सिमरन को सिखों को फिर से पेश करना था। निरंकारी आंदोलन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में बाबा दयाल दास के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद में 440 नंबर प्रश्न है कि श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था। दोस्तों, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद में सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में ही मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुगल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था और वह सिखों के सैन्य भाईचारे खालसा अर्थात शुद्ध के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, पटना साहिब शहर की स्थापना की बात करें तो वे गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही लिखा गया था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 441 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद की थी या सहायता की थी। दोस्तों, जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता करने वाले जो सिख संप्रदाय के गुरु हुआ करते थे वे थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव। कहने का मतलब है कि गुरु अर्जुन देव ने ही औरंगजेब के विद्रोही पुत्र खुसरो की हत्या की थी, सहायता की थी। जब औरंगजेब के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जब जहांगीर के विरुद्ध ही विद्रोह किया था तो उसमें गुरु अर्जुन देव ने ही खुसरो का मदद किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की और उन्होंने
आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण को भी संकलित किया, जो कि बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ। उन्होंने अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 442 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी। दोस्तों, खालसा पंथ के नींव रखने वाले सिख गुरु की बात करें तो वे थे गुरु गोबिंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोबिंद सिंह। दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को पंजाब में स्थित खालसा पंथ की नींव रखी थी। दोस्तों, यह धार्मिक संरचना और उस समुदाय को दिया गया नाम है जो कि वैश्विक खालसा समुदाय की मामलों का प्रबंधन करता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 443 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। दोस्तों, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुख्य धारा की सिख परंपरा ने गुरु अर्जुन देव को 5वें गुरु के रूप में और फिर उसके बाद में हरगोबिंद को छठे गुरु के रूप में मान्यता दी थी। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो 18 वर्ष की आयु में ही 1581 ईस्वी में अपने पिता से यह उपाधि प्राप्त करने वाले 5वें गुरु बने थे और वह सिख धर्म के पहले शहीद भी बने थे। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के मुस्लिम अधिकारियों के द्वारा उन्हें फांसी दिए जाने के बाद ही उनका पुत्र हरगोबिंद 1606 ईस्वी में छठे गुरु बने। इसके बाद में अगला प्रश्न है 444 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तलवंडी। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत, जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र हुआ करता था, उसके लाहौर प्रांत के राय भोई की तलवंडी गाँव में हुआ था। हालांकि यह परंपरा के अनुसार उनका जन्म जो है वो कार्तिक नवंबर के महीने में हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 445 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में संकलित किया है। वह है दोस्तों गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आदि ग्रंथ जो है वो सिखों की पवित्र पुस्तक मानी जाती है और यह पवित्र पुस्तक जो है वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही संकलित की गई थी, जो कि 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु हुआ करते थे और इसे ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है और यह सिख गुरु के 6000 भजनों का एक संग्रह है। इसके बाद में अगला प्रश्न 446 नंबर कह रहा है कि डैश ने अर्थात किसने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया, जिसे कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका निर्माण करने वाले थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गुरु अर्जुन देव ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जिसे कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गुरुद्वारा का निर्माण जो है वो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा ही किया गया था, लेकिन हरमंदिर साहिब की आधारशिला एक सूफी संत मियाँ मीर ने दिसंबर 1588 ईस्वी में रखी थी और वह 1604 ईस्वी में बनकर के तैयार हुई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न 447 नंबर क्वेश्चन और 447 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो क्वेश्चन कह रहा है कि डैश अर्थात कौन अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कि पूर्व में गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। वह प्रसिद्ध है दोस्तों रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रणजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के स्वर्ण सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे कि स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें उनकी बहादुरी के लिए शेर-ए पंजाब अर्थात पंजाब के शेर के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे सम्मानित नायकों में से एक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 448 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की रचना दूसरे सिख गुरु किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की रचना करने वाले दूसरे सिख गुरु अंगद हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अंगद। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गुरुमुखी लिपि जो है वो सिख धर्म के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरुमुखी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गुरु के मुख से और इसे 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु अंगद के द्वारा ही पंजाबी भाषा में लिखने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न 449 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह डैश सिख गुरु थे। दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह की बात करें तो ये सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10वें। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह 10वें सिख गुरु थे और गुरु गोबिंद सिंह 9वें सिख गुरु तेग बहादुर और उसके बाद में माता गुजरी के एकलौते पुत्र थे। कहने का मतलब है कि गुरु गोबिंद सिंह के पिता का नाम था दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह के पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, जबकि उनके माता का नाम हुआ करता था गुजरी।
दोस्तों उनका जन्म है, अर्थात गुरु गोविंद सिंह के जन्म की बात करें तो वो बिहार के सोढ़ी खत्री परिवार में ही हुआ था, पटना में। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 450 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 5वें चीज़ों या 5 चीज़ें हमेशा धारण करने का आदेश दिया था। निम्नलिखित में से उन 5 चीज़ों में से एक नहीं है। दोस्तों जो 5 चीज़ों में से एक नहीं है वह है दोस्तों कीला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीला। इसके अलावा केस, काड़ा, कंघा, ये तीनों के तीनों जो हैं दोस्तों वो 5 चीज़ों में सम्मिलित हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सिख धर्म में 5 केएस के 5 आइटम है जिन्हें कि गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 ईस्वी में हर समय खालसा सिखों को धारण करने की आज्ञा दी थी। और वे हैं दोस्तों केस, जो कि बिना कटे हुए बाल। उसके बाद में कंघा, कहने का मतलब है कि बालों के लिए एक लकड़ी की कंघी। उसके बाद में कड़ा, जो कि एक लोहे का कंगन होता था। उसके बाद में कच्छा और फिर उसके बाद में कृपाण जो है वो एक लोहे का खंजर हुआ करता था, जो कि खुद को बचाने के लिए काफ़ी हो सकता है, उसको धारण करने के लिए कहे थे। इस तरीके से ये सिखों का 5 ककार कहा जाता है, अर्थात 5 केस कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान रखेंगे कि ये 5 केस अर्थात 5 ककार जो है वह है दोस्तों केस, कंघा, काड़ा, उसके बाद कच्छा और कृपाण, ये पाँचों के पाँचों हैं। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों मराठा साम्राज्य के बारे में। इसमें हम लोग मराठा से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 451 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। दोस्तों दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था वो हुआ था 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन है कि दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही लड़ा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 452 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है। वह जोड़ा है दोस्तों चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों के दोनों जो कराधान प्रणाली है वो मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों चौथ और सरदेशमुखी के बारे में तो ये जो है वो मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथ और सरदेशमुखी की बात करें तो यह एक वार्षिक कर हुआ करता था जिसे कि नाम मात्र के रूप में राजस्व या उपज का 25% लगाया जाता था। और यह उन जमीनों पर लगाया जाता था जो कि नाम मात्र के मुगल शासन के अधीन थी। दोस्तों सरदेशमुखी की बात करें तो सरदेशमुखी चौथ के ऊपर 10% अतिरिक्त कर हुआ करता था और यह राजा को दी जाने वाली श्रद्धांजलि भी थी। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत रामनगर राज्य के राजा सोमशाह ने ही की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 453 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद में मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई। दोस्तों शिवाजी पर जब पेशवाओं का विजय हुआ था तो उसके बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी जो है वो पूना बन गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूना। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 18वीं शताब्दी में पेशवाओं की सीट के रूप में पुणे भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक केंद्र बन गया और जो कि मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद में 1818 ईस्वी में पेशवा शासन के पतन के बाद नए ब्रिटिश शासकों ने शहर को अपने प्रमुख सैन्य ठिकानों में से एक बना दिया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 454 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी हत्या की गई थी। दोस्तों जब प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान का हत्या किया गया था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफजल खान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अफजल खां को छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में मार डाला था और प्रतापगढ़ का युद्ध जो है वो 10 नवंबर वर्ष 1659 ईस्वी को मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके बाद में आदिल शाही जनरल अफजल खान की सेनाओं के बीच में ही भारत के महाराष्ट्र के सातारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ी गई एक भूमि लड़ाई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है 455 नंबर की वर्ष डैश में अर्थात किस वर्ष में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों के द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। वो हुआ था दोस्तों वर्ष 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1818 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है जो कि 1817 से 1818 ईस्वी तक चला था। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर भारत में मराठा साम्राज्य के बीच में ही अंतिम और निर्णायक संघर्ष हुआ करता था।
अगला प्रश्न है 456 नंबर की, शिवाजी और सोयराबाई के ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था। दोस्तों शिवाजी और सोयराबाई की बात करें तो इन्होंने अपने बेटे का नाम राजा राम रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि राजा राम भोसले प्रथम मराठा शासक शिवाजी के दूसरे पुत्र और संभाजी के छोटे सौतेले भाई थे। वर्ष 1689 ईस्वी में औरंगजेब के हाथों अपने भाई की मृत्यु के बाद उसने मराठा साम्राज्य को उसके तीसरे छत्रपति के रूप में संभाला। इसके बाद में अगला प्रश्न है 457 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि साईबाई से शिवाजी को हुए बेटे का नाम क्या था। दोस्तों साईबाई से शिवाजी के जो बेटे हुए थे उसका नाम था संभाजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संभाजी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि साईबाई और शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था और वह दूसरे छत्रपति और मराठा साम्राज्य के शासक भी थे। उनका जन्म 1657 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों वह शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने येसुबाई से भी शादी की थी। दोस्तों उनका एक बेटा और एक बेटी भी हुआ करती थी जिसका नाम छत्रपति साहू और भवानीबाई रखा गया था। इसके बाद में अब बारी आती है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 458 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो राजवंश था वह था दोस्तों संगम राजवंश। कहने का मतलब है कि संगम राजवंश के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी और उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। और विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले अन्य राजवंशों की बात करें तो उसमें था दोस्तों सुलूब राजवंश जो कि नरसिम्हा राय द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में तुलु वंश भी शासन किया था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर और इसके जो शासक रहे थे वे थे दोस्तों वीरनार सिम्हा, उसके बाद में कृष्णदेव राय, अच्युत देव, उसके बाद सदाशिव राय। ये सारे के सारे जो हैं वो तुलु वंश के संबंध रखते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो इसके अलावा भी हैं अरबिंदु राजवंश और इसके जो शासक रहे हैं वे हैं दोस्तों थिरुमाल, श्रीरंगा, उसके बाद में वेंकट द्वितीय और श्रीरंगा तृतीय। उसके बाद में सोमवंश भी विजयनगर साम्राज्य पर अपना शासन किया था और इसमें कहने का मतलब है कि सोमवंश से जो संबंधित शासक हुए हैं वह है दोस्तों निमिस्तिकार वर्मा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे तो 459 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण डैश शासकों के द्वारा करवाया गया था। कहने का मतलब है कि अनंत राज सागर जो है वो एक जलाशय है और उसका निर्माण विजयनगर के शासकों के द्वारा ही करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य ने मालदेवी नदी पर 1.37 किलोमीटर लंबे बांध का उपयोग करके अनंत राज सागर जल भंडार टैंक का निर्माण किया था। दोस्तों मालदेवी नदी जो है वो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में नलौर जिले से होकर के गुजरती है और उसके बाद में पेन्नार नदी में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर प्रथम और उसके बाद में बुक्का राय प्रथम ने ही किया था। इसके बाद में 460 नंबर प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और 1336 ईस्वी में डैश अर्थात किस नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की गई थी। वो किया गया था दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सेवा करने वाले दो भाई हुआ करते थे और उन्होंने ही तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी शहर विजयनगर की स्थापना की थी। उसके बाद में विदेशी यात्री की बात करें तो विदेशी यात्रियों ने इस साम्राज्य का दौरा भी किया था जिसमें कि निकोलो डी कोंटी वेददेवराय प्रथम के दौरान ही इतालवी यात्री हुआ करते थे। उसके बाद में अब्दुल रज्जाक भी यहाँ की यात्रा किए थे जो कि फारस के रहने वाले थे और इन्होंने देवराय द्वितीय के दौरान ही दौरा किया था। जो कि इसके बाद में बात करें तो यह राजधानी शहर हम्पी की सुंदरता का भी वर्णन किया है। इसके बाद में जो अगला विदेश यात्री रहा था वो रहा था दोस्तों डोमिंगो पीस और उसके बाद में बारबोसा जो कि कृष्णदेव राय के समय ही पुर्तगाली दौरा किया हुआ था। इसके साथ बात करें तो ईस्वी के बाद है दोस्तों नजीज या नुनीज जो कि अच्युता देव राय के समय में ही एक पुर्तगाली दौरे पर किए गए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 461 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था।
दोस्तों मान्य खेत के कृष्ण तृतीय का संबंध की बात करें तो इनका संबंध रहा है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट। इसका डिस्क्रिप्शन है कृष्ण तृतीय जिसका कन्नड़ नाम कन्नारा था और यह मान्य खेत के राष्ट्रकूट वंश जिसका संस्थापक दंती वर्तमान हुआ करता था उसके अंतिम महान योद्धा और समक्ष सम्राट थे। दोस्तों चेर वंश की बात करें तो इसके संस्थापक उदयन जनरल अथान था, जबकि पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुआ करता था। वहीं बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हुआ करता था दोस्तों नागभट्ट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 462 नंबर प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। दोस्तों हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान करने वाले की बात करें तो वह था दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दंती दुर्ग। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि दंती दुर्ग के द्वारा हिरण्यगर्भ जो कि सुनहरा गर्भ के नाम से भी जाना जाता था वो 335 ईस्वी से लेकर के 356 ईस्वी के बीच में अनुष्ठान किया गया था और वह राष्ट्रकूट वंश जो कि 755 से लेकर के 975 ईस्वी तक चला था उसका संस्थापक था। दोस्तों अनुष्ठान करने वाले अन्य राजा की बात करें तो इसका अनुष्ठान करने वाले जो अन्य राजा थे वे थे राजा अतिवर्मन जो कि आनंद वंश से संबंध रखते थे। उसके बाद में यशकर्ण जो कि कलचुरी वंश से संबंध रखते थे। उसके बाद में दामोदर वर्मन जो कि आनंद वंश से संबंधित थे। इसके बाद में बात करें तो माधव वर्मन प्रथम जो कि हिरण्यगर्भ प्रसूत अनुष्ठान करवाया था। उसके बाद में मंगलेश जो है वो भी हिरण्यगर्भ संभूत अनुष्ठान करवाए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 463 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का शासक हुआ करता था ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि ध्रुव जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। दंती वर्मन या दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हुआ करते थे। वहीं कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है वो कुषाण साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था, जबकि गुप्त वंश के दूसरे सम्राट समुद्रगुप्त ने भारत के नेपोलियन की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद में अशोक की बात करें तो अशोक जो है वो मौर्य वंश के तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त जो कि संस्थापक माने जाते हैं उसके पोते और उसके बाद में दूसरे सम्राट बिंदुसार का पुत्र हुआ करता था। इसके बाद में 464 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है। दोस्तों विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी और हम्पी की बात करें तो हम्पी जो है दोस्तों वह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हम्पी जिसे कि हम्पी के स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है वह भारत के पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और यह 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र भी बन गया। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में जितने भी युद्ध और संधि हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 465 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1782 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था उसको समाप्त करने वाली सालबाई जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था उसकी संधि पर ही 17 मई 1782 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही हस्ताक्षरित संधियाँ जो है वो सूरत की संधि है जो कि 1775 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में पुरंदर की संधि की बात करें तो पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी और बड़गांव की संधि 1799 ईस्वी, जबकि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों राजघाट की संधि के साथ खत्म हुआ 1805 ईस्वी में। उसके बाद में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो मंदसौर की संधि के साथ ही हुआ था जो कि 1818 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली 466 नंबर प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी किसके खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों 1757 ईस्वी में जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी अंग्रेजों के बीच में और उसके बाद में सिराजुद्दौला के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। और औरंगजेब की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी दल के खिलाफ हुआ था। दोस्तों फ्रांसीसी दल की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी और उसके बीच ही लड़ी गई थी।
इसके बाद में बात करें तो माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन जो है वो 1757 ईस्वी के बाद में ही शुरू हुआ था। दोस्तों जब 1757 ईस्वी की लड़ाई हुई थी तो उसमें 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 सिराजुद्दौला का जो है दोस्तों वो हार हुआ था, पराजय हुआ था। और ये 1757 का जो प्लासी का युद्ध है वहीं एक निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसके बाद में अंग्रेज जो है अपना वर्चस्व धीरे धीरे भारत पर फैलाने लगे। इसके बाद बात करें तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय साम्राज्य पर शासन कर रहा था। और प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया। और इससे संबंधित घटनाओं की बात करें तो दोस्तों इससे संबंधित एक घटना था ब्लैक होल त्रासदी। उसके बाद में मुगल बादशाह जो है वो आलमगीर द्वितीय उस समय शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना और उसके बाद में बंगाल अवध और मुगल साम्राज्य के भारतीय शासकों के संयुक्त गठबंधन के बीच में हुआ था। कहने का मतलब है कि बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। और यह युद्ध जो है वो भारत के 3 शक्तियाँ और उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का केवल एक शक्ति, कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के बीच में और उसके बाद में भारत का जो बंगाल क्षेत्र था, अवध क्षेत्र था, उसके बाद में मुगल साम्राज्य था, ये तीनों के तीनों आपस में मिले हुए थे। और उसके बाद में ब्रिटिश शक्ति अकेले थी और ये लड़ाई हुआ था दोनों के बीच में। इसके बाद में प्रसिद्ध युद्ध की बात करें तो इससे भी संबंधित प्रसिद्ध युद्ध था जिसमें कि प्लासी का युद्ध आता है और ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद में बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जबकि पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में और उसके बाद में सलिंगहुर का युद्ध हुआ था 1781 ईस्वी में, जबकि धर्मत का युद्ध हुआ था दोस्तों 1658 ईस्वी में और उसके बाद में स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 462 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुकारोई का युद्ध। तुकारोई का युद्ध जिसे कि बछौरा के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच में निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 1575 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी। और 1575 ईस्वी में कौन युद्ध हुआ था दोस्तों? यह हुआ था तुकारोई का युद्ध। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप मुगलों की जीत हुई थी और बंगाल सल्तनत कमजोर पड़ गया था। इसके बाद में हाइड स्पीच की युद्ध की बात करें तो ये 326 ईस्वी पूर्व में लड़ाई की गई थी और यह हाइड स्पीच जो कि झेलम नदी के किनारे ही लड़ा गया था। और इस युद्ध में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में ही लड़ाई हुई थी। उसके बाद में पोलीलूर का युद्ध की बात करें तो पोलीलूर का युद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के बीच में ही लड़ा गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 469 नंबर की खतौली का युद्ध या खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा संगा के अधीन मेवाड़ राज्य और उसके किसके बीच में हुआ था? दोस्तों खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा संगा के अधीन मेवाड़ राज्य और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का एक अफगान वंश का दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम राजवंश था। दोस्तों बहलोल लोदी की बात करें तो इसका शासनकाल रहा था 1451 से 1489 ईस्वी तक, जो कि लोदी वंश का संस्थापक माना जाता था। और सिकंदर लोदी की बात करें तो इसका शासनकाल रहा था दोस्तों 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 और पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 ईस्वी में ही इब्राहिम लोदी को हारने के बाद बाबर जो है वो उसने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका शासन चला था। इसके बाद में 470 नंबर प्रश्न के तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 ईस्वी में डैश में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त किया। वह युद्ध था दोस्तों वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वांडीवास का जो कि 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों आडियार का युद्ध की बात करें तो आडियार का युद्ध 1746 ईस्वी में सेंट जॉर्ज किले पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद में आरकोट के नवाब के बीच में हुआ था। उसके बाद में अंबुर का युद्ध 1749 ईस्वी में चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग और फ्रेंच बनाम अनवर उद्दीन जो कि आरकोट के पहले नवाब हुआ करते थे उनके संयुक्त सेना के बीच में ही यह युद्ध हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 471 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? दोस्तों वह युद्ध था
अलीवल का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलीवल का युद्ध। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अलीवल का युद्ध जो कि 1846 ईस्वी में हुआ था और ये ब्रिटिश और सिख सेना के बीच में ही हुआ था दोस्तों, जिसका नेतृत्व रणजोध सिंह मजीठिया ने किया था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 472 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेरेबंदी के दौरान मुगल सम्राट किसने 1528 ईस्वी में राजपूतों को हराया था? वो हराया था दोस्तों बाबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने मेदिनी राय जो कि राजपूत शासक हुआ करते थे उसको हराया था। कहने का मतलब है कि चंदेरी का युद्ध जो है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था 1528 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 473 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच में ही लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा दलीप सिंह। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पंजाब पर ब्रिटिश विजय के बाद महाराजा दलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्रथम सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और सिख धर्म के गुरु या सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुआ करते थे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 447 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 474 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहले कथन को देखें तो कह रहा है कि जब 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में दूसरा कथन है कि 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से ये दोनों के दोनों कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कथन सही है। इस तरीके से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अप्रैल 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अपने नाना अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी बना था। उसके बाद में 475 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज ने मैसूर शासकों के साथ में कौन सा युद्ध लड़ा था। दोस्तों 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ की बात करें तो उसमें लड़ा गया था दोस्तों 4 युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 युद्ध लड़े गए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश और मैसूर शासकों के बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध है दोस्तों एंग्लो मैसूरी युद्ध, जो कि 1767 से 1769 ईस्वी तक लड़ा गया था। उसके बाद में दूसरा एंग्लो मैसूरी युद्ध लड़ा गया था 1780 से 1784 ईस्वी तक। उसके बाद में तीसरा एंग्लो मैसूरी युद्ध लड़ा गया था 1790 से 1792 ईस्वी तक। उसके बाद में चौथा एंग्लो मैसूरी युद्ध लड़ा गया था 1799 ईस्वी में। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 476 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी। दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो श्रीरंगपट्टनम की राजधानी या श्रीरंगपट्टनम जो कि टिप्पू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी, उसी की रक्षा करते हुए 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहने का मतलब है कि टिप्पू सुल्तान का मृत्यु 1799 ईस्वी में हुआ था, जब वह अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा कर रहे थे। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि टिप्पू सुल्तान 1799 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मर गया और उसे मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता था। दोस्तों टिप्पू सुल्तान जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। और दरिया दौलत बाग की बात करें तो दरिया दौलत बाग टिप्पू सुल्तान के समर पैलेस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में वह अंततः लॉर्ड ब्लेजली के हाथों हार गया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को 477 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। दोस्तों 1576 ईस्वी में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उसमें महाराणा प्रताप को हराने वाला था अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था 1576 ईस्वी में, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ के महाराणा राणा प्रताप को हराया था। और अकबर के द्वारा जो अन्य युद्ध किया गया था उसकी बात करें तो वह युद्ध था दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। उसके बाद में थानेसर का युद्ध 1567 ईस्वी में, जिसमें अकबर ने सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूहों को हराया था। उसके बाद में तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 ईस्वी में, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था।
इसके बाद में 478 नंबर क्वेश्चन है कि 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ था। दोस्तों 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट में विजयी होने वाला था ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट में ब्रिटिश विजयी हुए थे और आरकोट की घेराबंदी ब्रिटिश और फ्रांसीसी और आरकोट के नवाब की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध हुआ था। दोस्तों 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें मोहम्मद अली खान वलाजा और आरकोट के नवाब के रूप में बनाया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 479 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी। दोस्तों वर्साई की संधि की बात करें तो ये हुई थी 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1919 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्साई की संधि पर वर्ष 1919 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था। 480 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यंदाबो की संधि जो कि 1826 ईस्वी में हुई थी उसके माध्यम से कब्जा कर लिया गया था। दोस्तों वह क्षेत्र हुआ करता था असम का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि असम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यंदाबो की संधि 1826 ईस्वी के माध्यम से कब्जा कर लिया था और म्यांमार और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 481 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1818 ईस्वी में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों वर्ष 1818 ईस्वी में जो होलकर राजवंश है उसने ब्रिटिशों के साथ में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वर्ष 1818 ईस्वी में होलकर राजवंश ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद में महिदपुर 1818 ईस्वी की लड़ाई में मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 482 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था। वह किया था दोस्तों चिन्हट के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिन्हट का युद्ध। इसका डिस्क्रिप्शन को देखिए तो कह रहा है कि चिन्हट के युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के तहत सेना को हराकर युद्ध लड़ा था। चिन्हट के युद्ध में बरकत अहमद को विद्रोहियों का मुख्य सेना अधिकारी घोषित किया गया था। दोस्तों चिन्हट के युद्ध के बारे में बात करें तो चिन्हट का युद्ध जो है वो 30 जून 1857 ईस्वी की सुबह ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच में ही लड़ी गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 483 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों एक स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में और यह युद्ध जो है वो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में ही लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी थी और युद्ध जो है वो 29 से 30 नवंबर 1612 ईस्वी को सूरत शहर के पास एक गाँव सुवली के तट पर हुई थी और यह अपेक्षाकृत छोटा नौसैनिक युद्ध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत पर पुर्तगाली के वाणिज्य एकाधिकार के अंत की शुरुआत और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति की शुरुआत की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 484 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में कब लड़ी गई थी। दोस्तों वेदरा का युद्ध जो है वो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में ही लड़ी गई थी और वह लड़ी गई थी दोस्तों 1759 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1759 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वेदरा या चिनसुरा या हुगली का युद्ध जो है वो 25 नवंबर 1759 ईस्वी को 7 साल के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सेना के बीच में ही चिनसुरा के पास हुई थी। इसके बाद में 485 नंबर प्रश्न की अंग्रेजों ने किस वर्ष में आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पंजाब का राज्य विलय कर लिया। दोस्तों वो किया गया था 1849 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1849 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1849 ईस्वी में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। दोस्तों इसके बाद भी यह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का हिस्सा बन गया। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 486 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे अंग्रेजों के साथ में
सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दौला के बीच में ही अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, समझौतों की शर्तों के आधार पर नवाब 1717 ईस्वी के मुगल सम्राट फर्रुखसियर फरमान के सभी प्रावधानों को मान्यता देगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 487 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था। दोस्तों, मैसूर पर शासन करने वाला था दोस्तों वाडियार वंश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाडियार। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मैसूर के शासक की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने जीत के बाद वाडियार वंश को गद्दी पर बैठाया, लेकिन राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बरकरार रखा अंग्रेजों ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है 488 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, मध्यकालीन सूफी परंपरा में वली शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है संत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संत। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वली एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मास्टर, उसके बाद में अधिकार, संरक्षण, रक्षक और मित्र शामिल हैं। दोस्तों, स्थानीय भाषा में मुसलमानों के द्वारा इस्लामी संत को इंगित करने के लिए ही इसका अधिक उपयोग किया जाता है और अन्यथा अधिक शाब्दिक ईश्वर के मित्र के द्वारा ही संदर्भित किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 489 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों, 1739 ईस्वी में जो करनाल का युद्ध हुआ था उसमें नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में ही यह युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 24 फरवरी वर्ष 1739 ईस्वी को करनाल का युद्ध मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और नादिर शाह की हमलावर ईरानी सेना के बीच में ही लड़ी गई थी। नादिर शाह की भारी जीत हुई और नादिर शाह फारसी साम्राज्य का शहंशाह बना और वह अफसरीद वंश का था। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को 490 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, वह युद्ध था बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के बाद ही कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासियों को नियुक्त किया और हल्दी घाटी का युद्ध जो है दोस्तों वो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच में ही अंबर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में लड़ी गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 491 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राजा ने उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख खुदवाया था। वह राजा था दोस्तों खारवेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खारवेल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उड़ीसा के पास उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख भारत में कलिंग के तत्कालिक सम्राट खारवेल के द्वारा ही अंकित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 492 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम किला जो है वो कहाँ स्थित है। श्रीरंगपट्टनम का किला जो है दोस्तों वो कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है और श्रीरंगपट्टनम किला जो है वो दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में ऐतिहासिक राजधानी शहर श्रीरंगपट्टनम में स्थित एक ऐतिहासिक किला है और 1454 ईस्वी में तिम्मन्ना नायक द्वारा निर्मित किया गया था। कहने का मतलब है कि इस किले का निर्माण अर्थात श्रीरंगपट्टनम किला का निर्माण जो है वो हुआ था 1454 ईस्वी में और किसके द्वारा हुआ था तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम के किला का निर्माण करने वाला था दोस्तों तिम्मन्ना नायक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 493 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों गोवा का युद्ध लड़ा गया था 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1510 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गोवा का युद्ध 9-10 दिसंबर 1510 ईस्वी को लड़ा गया था और यह यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत का पहला भाग पश्चिमी तट पर ही गोवा था। दोस्तों इसके बाद में बात करें तो 1509 ईस्वी में दीव में पुर्तगाली नौसैनिक की जीत के बाद अल्बुकर्क के द्वारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हिंद महासागर में पुर्तगाल के समग्र कमांडर के रूप में बदल दिया गया था
उसके बाद में 494 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया था। दोस्तों मंगलौर की संधि पर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही हस्ताक्षर हुआ था और वह हुआ था 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1784 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्होंने अंग्रेजों को हराया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 495 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और कौन से या डैश के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। दोस्तों सुगौली की जो संधि हुई है वो अंग्रेजों और गोरखा के बीच में ही इस पे हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज और गोरखा के बीच में इस पे हस्ताक्षर हुई थी। किस पे दोस्तों? सुगौली की संधि पर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सुगौली की संधि जो है वो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में ही हुई थी और इसने एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से लेकर 1816 ईस्वी के बीच में ही हिमालयी साम्राज्य के दूसरे आक्रमण को समाप्त कर दिया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि विविध से संबंधित होगा। इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों विविध से संबंधित प्रश्नों के बारे में। विविध से संबंधित पहला प्रश्न कुल मिलाकर बात करें तो 496 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बना था। दोस्तों वह शहर रहा था मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुर्शीद कुली खां जो कि जमीन अली कुली ने अपनी राजधानी को तत्कालीन मुखशुसादाबाद से स्थानांतरित कर दिया था और बाद में मुर्शीद कुली खां के नाम पर ही 1704 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद में भागीरथी के तट पर मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, वहाँ पर रेशम का केंद्र बन गया और मुर्शीद कुली खां जो है वो 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक बंगाल के पहले नवाब बने थे। इसके बाद में 497 नंबर प्रश्न है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी। दोस्तों पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा के द्वारा भारत के लिए एक मार्ग की खोज की गई थी 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली खोजकर्ता रहा था, उसने भारत का 1498 ईस्वी के लिए एक मार्ग की खोज की थी जिसका स्थानीय राजा जामोरिन या समुथीरी ने स्वागत किया। दोस्तों वास्को डी गामा ने कुन्नूर जो कि केरल का क्षेत्र रहा था 1501 ईस्वी में एक व्यापारिक कारखाना भी स्थापित किया। उसके बाद में वास्को डी गामा का मकबरा बेलेम लिस्बन में जेरोनिमोस मठ में स्थित है। इसके बाद में वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा चर्च कोची केरल में स्थापित एक चर्च है। इसके बाद में 1498 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है। दोस्तों सही कथन की बात करें तो पहला कथन है कि प्रशस्तियाँ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में दूसरा कथन है कि राजा प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो कि ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि प्रशस्तियाँ जो कि धातु की एक प्लेट होती थी वो ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत या किसी क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई होती थी और ये पहली सहस्त्राब्दी और उसके बाद गद्य या पद्य के रूप में लिखे गए हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख संस्कृत कविता राजा समुद्रगुप्त की प्रशंसा में हरिसिंह के द्वारा लिखित है। जबकि अग्रहार की बात करें, अग्रहार जो है दोस्तों वो अग्रहारम घटोका और बोया जो कि भूमि गांव या खेतों को संदर्भित करता है, जो कि ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि हुआ करता था। इसके बाद में 499 नंबर प्रश्न है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बना। दोस्तों 1756 ईस्वी में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तो उसके बाद में बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यह बंगाल के अंतिम स्वशासी नवाब हुआ करते थे और मुर्शीद कुली खां बंगाल के पहले नवाब थे जो कि 1707 से लेकर के 1727 ईस्वी तक शासन किए थे। और बंगाल के नवाब की बात करें तो उसमें सुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो कि 1727 से 1739 ईस्वी तक शासन किए थे।
इसके बाद में 500 नंबर प्रश्न है कि बनारस में 1791 ईस्वी में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी या किस कॉलेज की स्थापना हुई थी। दोस्तों 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू कॉलेज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि अरबी फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया गया था और बनारस में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में की गई थी, जो कि देश के प्रशासन के लिए उपयोगी था। दोस्तों यह कदम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उठाया गया था क्योंकि यह सोचा गया था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे कि ब्रिटिश लोग मूल निवासियों को खुश कर सकते थे और उनका सम्मान अर्जित कर सकते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 501 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। नागभट्ट की बात करें तो इनका संबंध रहा है प्रतिहार राजवंश से, अर्थात नागभट्ट जो है वो प्रतिहार राजवंश के राजा हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी प्रतिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि नागभट्ट प्रतिहार वंश के संस्थापक थे जिन्होंने 730 ईस्वी से लेकर के 760 ईस्वी तक शासन किया था और प्रतिहार वंश की राजधानी पहले उज्जैन, उसके बाद में फिर कन्नौज हुआ करती थी। इसके बाद में काकतीय वंश की बात करें तो काकतीय वंश के संस्थापक रुद्रदेव प्रथम हुआ करते थे और वर्धन वंश का संस्थापक दोस्तों पुष्यभूति हुआ करते थे, जबकि रेड्डी किंगडम जो है वो प्रोलया वोमा रेड्डी के संस्थापक हुआ करते थे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे तो 502 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिदर के शिल्पकार डैश में जड़ई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध है। वह है दोस्तों तांबा और चांदी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और चांदी में। इसका डिस्क्रिप्शन है कि तांबा और चांदी जो कि बीदर कर्नाटक का क्षेत्र रहा था उसके शिल्पकार का काम जिसे कि बीदरी कहा जाता है और 14वीं शताब्दी में बीदर जो है वो बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। बीदर किले का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण अहमद साहब बली बहमन ने करवाया था और बीदर को सिख तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसके बाद में 503 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय की गई राशि को दोस्तों क्या कहा जाता था, उसे जमा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि भू राजस्व के संग्रह की व्यवस्था में 2 चरण शामिल होते थे। पहला होता था दोस्तों मूल्यांकन और दूसरा होता था वास्तविक संग्रह। जमा की बात करें तो जमा जो है वो निर्धारित राशि थी, जबकि हासिल प्राप्त या एकत्र की गई राशि होती थी। बंजर की बात करें तो बंजर जो है वो सबसे खराब प्रकार की भूमि थी जिसे कि 5 साल या उससे अधिक के लिए खेती से बाहर रखा गया था। पुलाज की बात करें तो पूरे साम्राज्य में आदर्श और सर्वोत्तम प्रकार की भूमि हुआ करती थी और इस भूमि पर ही हमेशा खेती की जाती थी और इसे कभी परती नहीं रहने दिया जाता था। इसके बाद में 504 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1342 ईस्वी में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और इसका शासक बना और वह डैश की उपाधि के तहत ही इलियास वंश या इलियास शाह वंश की नींव रखी। दोस्तों उसका उपाधि था शमसुद्दीन इलियास शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शमसुद्दीन इलियास शाह। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि शमसुद्दीन इलियास शाह जो कि बंगाल सल्तनत के संस्थापक और इलियास शाही वंश का जो कि बंगाल का पहला राजवंश माना जाता है उसे संबंधित रहा है। दोस्तों बंगाल सल्तनत के राजवंश की बात करें तो इलियास शाही 1342 से 1414 ईस्वी तक, उसके बाद में गणेश 1414 से 1435 ईस्वी तक। इलियास वंश को पुनः स्थापित करने वाला है दोस्तों नसरुद्दीन महमूद शाह प्रथम जो कि 1435 से 1487 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा था। इसके बाद में हबसी का शासन जो कि शहजादा बरबक जो कि 1487 से 1494 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में हुसैन शाही वंश का शासनकाल चला था जो कि अलाउद्दीन हुसैन के द्वारा 1494 से 1538 ईस्वी तक। इसके बाद में अगला प्रश्न है 505 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि किस बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारी के प्रमुख या मलिकूत तुज्जर की उपाधि दी थी। दोस्तों वो दिया था हुमायूं शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं शाह। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि हुमायूं शाह जी का जिनका शासनकाल 1458 से लेकर के 1461 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1437 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और कर्नाटक में गुलबर्गा किला उसके द्वारा बनाया गया था।
दोस्तों मोहम्मद शाह प्रथम जो है वो बहमनी सुल्तान का या सल्तनत का दूसरा शासक था, जबकि जबकि तजुद्दीन फिरोज शाह जो है वो बहमनी साम्राज्य से संबंधित रहा है और विजयनगर राज्यों के रायचूर दावोब को जीतने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में 506 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्ययुगीन काल के दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में एक गोपुर क्या है। दोस्तों गोपुर की बात करें तो वह एक प्रवेश द्वार हुआ करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रवेश द्वार। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दक्षिण भारतीय मंदिर शैली, जिसे कि द्रविड़ वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है, वह द्रविड़ वास्तुकला से संबंधित अन्य शब्दावलियाँ हैं। दोस्तों इससे संबंधित और शब्दावलियाँ है वह है दोस्तों विमान, जो कि मुख्य मंदिर का टॉप या मुख्य मंदिर टावर का रूप होता है। उसके बाद में शिखर की बात करें तो यह मंदिर का मुकुट वाला पहलू होता है, जबकि 5 अलग अलग आकार की बात करें तो यह दोस्तों आकार की बात करें तो यह वर्गाकार, जो कि कूटा या चतुरस्रा होता है। उसके बाद में आयताकार होता है दोस्तों साला या आयतासरा। उसके बाद में अंडाकार होता है गज, पृष्ठी या हाथी समर्पित, जबकि परिपत्र की बात करें तो यह वृत्त आकार का होता है। उसके बाद भी अष्टकोणीय होता है दोस्तों, अष्टसत्र। इसके बाद में 507 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्नाटक में प्रसिद्ध मैसूर पैलेस के वास्तुकार कौन थे। दोस्तों कर्नाटक में प्रसिद्ध मैसूर पैलेस के वास्तुकार हुआ करते हैं हेनरी इरविन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी इरविन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है कि हेनरी इरविन जो है वो मैसूर महल के वास्तुकार है और मैसूर पैलेस जिसे कि अम्बा बिला के नाम से भी जाना जाता है और कर्नाटक के मैसूर में एक ऐतिहासिक महल है। दोस्तों यह वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। उसके बाद में मैसूर पैलेस का निर्माण जो है वो इंडो सैरेसेनिक शैली की वास्तुकला में ही किया गया था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 508 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि अकबर के समकालीन महाराणा प्रताप निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के शासक थे। दोस्तों महाराणा प्रताप की बात करें तो ये मेवाड़ के शासक के समकालीन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़। इसका डिस्क्रिप्शन है कि राणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय, जो कि उदयपुर शहर के संस्थापक माने जाते हैं, उनके सबसे बड़े पुत्र थे और उसकी राजधानी दोस्तों चित्तौड़ हुआ करती थी। इसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह और आमेर के राजा मान सिंह के बीच हुआ था, जो कि अकबर के सेनापति हुआ करते थे। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अमर सिंह ने उसका उत्तराधिकार लिया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 509 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में होता है। दोस्तों विमान की बात करें तो उसका आकार होता है पिरामिड आकार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिरामिड। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गोपुरम जो कि सामने की दीवार से केंद्र में प्रवेश करने का मार्ग होता था। उसके बाद में अंतराला जो है वो वेस्टिबुलर टनल हुआ करता था। जबकि गर्भगृह की बात करें तो एक हिंदू और जैन मंदिर का अंतरम अभ्यारण्य होता है। दोस्तों प्रसिद्ध द्रविड़ मंदिर की बात करें तो उसमें है दोस्तों राजराजेश्वर या बृहदेश्वर का मंदिर, जो कि तंजावुर में है और ये राजा चोल के द्वारा निर्मित है। उसके बाद में गंगई कोंडा चोलापुरम का मंदिर जो है वो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा। और उसके बाद में अन्नामलाईयार मंदिर जो है वह है तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में। जबकि मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो वह है दोस्तों तमिलनाडु में। और उसके बाद में ऐरावतेश्वर मंदिर है दोस्तों तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है 510 नंबर, जो कि कह रहा है कि नई दिल्ली में सीरी किले का निर्माण किस मध्यकालीन भारतीय शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था। दोस्तों सीरी किले का निर्माण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी सीरी किला की बात करें तो ये 1303 ईस्वी के आसपास में निर्मित मध्ययुगीन दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा था। और दिल्ली के अन्य 7 शहर किला की बात करें तो वह दोस्तों राय पिथौरा जो कि तोमर राजवंश अनंगपाल तोमर के द्वारा बनवाया गया था 1052 से 1060 के बीच में उसके शासनकाल के दौरान निर्मित हुआ था। जबकि तुगलकाबाद की बात करें तो ये है दोस्तों गियाथ अल दीन तुगलक के द्वारा 1321 ईस्वी में निर्मित है। जबकि फिरोजाबाद की बात करें तो ये फिरोजाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। जबकि शेरगढ़ की बात करें तो शेरगढ़ जो है दोस्तों वो दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं और उसके बाद में सुरीद सुल्तान शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित है 1538 ईस्वी में। जबकि शाहजहानाबाद की बात करें तो इसका निर्माण 1648 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद में महरौली। इसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने महरौली में मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों की पहली नींव रखी थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 511 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि
511 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश मुगल इमारतों का निर्माण किस निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए या करके किया गया था या किया गया है। दोस्तों उसमें उपयोग किया गया है लाल बलुआ पत्थर का। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मुगल वास्तुकला की विशेषता भारतीय, फारसी और तुर्की स्थापत्य शैली का मिश्रण है। दोस्तों निर्माण सामग्री की बात करें तो इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का मिश्रण होता है। इसके अलावा 4 बाग उद्यान, अरबी स्तंभ और दीवारों पर ज्यामितीय पैटर्न, बड़े प्रवेश द्वार और शानदार सुलेख ये सब वर्णित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 512 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है दोस्तों कि इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। दूसरा पॉइंट है कि इसे वर्ष 1143 ईस्वी में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। और उपरोक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोलकुंडा किला। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि गोलकुंडा किला जो कि हैदराबाद में कुतुब शाही वंश के द्वारा निर्मित है। उसके बाद में चित्रदुर्ग किला की बात करते हैं कर्नाटक में चालुक्यों और होयसल के द्वारा निर्मित है। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य के चित्रदुर्ग के नायक भी हुआ करते थे। दोस्तों दौलताबाग किला की बात करें तो ये महाराष्ट्र यादव वंश के द्वारा निर्मित है। और उसके बाद में अगुआ काड़ा किला जो है वो गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं 513 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है। दोस्तों खजुराहो का मंदिर जो है वो नागर शैली मंदिरों का एक शानदार उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागर शैली। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि मूल रूप से मंदिर की वास्तुकला 3 प्रकार की होती है। एक होती है नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली और तीसरा है दोस्तों बेसर शैली। भारत में नागर शैली के मंदिर के उदाहरण है मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश के कंदरिया महादेव मंदिर, उसके बाद में कोणार्क में सूर्य मंदिर, गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर और फिर गुजरात में ही ओसियान मंदिर आदि शामिल हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे 514 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। वह है दोस्तों कैलाश मंदिर एलोरा का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट राजवंशों के राजवंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर बनवाया। उसके बाद में कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो इसे विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था और यह एक शक्तिशाली चंदेल राजा हुआ करते थे। उसके बाद में कामाख्या माता मंदिर की बात करें तो कामाख्या मंदिर का निर्माण मल्लेच्छ वंश ने करवाया था। और कोच राजा नर नारायण और उसके बाद में अहोम राजाओं के द्वारा पुनर्निर्मित भी करवाया गया। 515 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान नियुक्त किया गया था। वो किया गया था दोस्तों 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1765 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया। और दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र पर मुख्य वित्तीय प्रशासन बन गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों और देखते हैं अगले प्रश्न को 516 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। वह दोस्तों अलवर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और भारत के प्रसिद्ध बावड़ी की बात करें तो इसमें है चांद बावड़ी राजस्थान, अग्रसेन की बावड़ी, उसके बाद में नई दिल्ली रानी की बाव, गुजरात पुष्करणी कर्नाटक, उसके बाद में बावली गौस अलीसा हरियाणा, उसके बाद में माता भवानी की ताव, उसके बाद गुजरात राजो की बावली और नई दिल्ली, उसके बाद में सूरजकुंड और फिर गुजरात। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 517 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। दोस्तों वह शासक हुआ करता था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि बहादुर शाह जफर जो है वो 28 सितंबर 1837 ईस्वी को दिल्ली के सम्राट बने और वह 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट रहे और उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया। अगला प्रश्न 518 नंबर क्वेश्चन
जो कि कह रहा है कि भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला है दोस्तों, पहला कथन है कि नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारत शैली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद में द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारत शैली के रूप में जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 और 2 ये दोनों सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि भारत में मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियाँ हैं। पहला है दोस्तों नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली, जो कि रेखा प्रसाद, उसके बाद में लोरिया, फामसाना और बर्लिश्री इससे संबंधित है। जबकि द्रविड़ या दक्षिण भारत मंदिर शैली की बात करती है कूटा या चतुरस्रा, उसके बाद में यस्तरा और गज प्रतिष्ठ या वृत्तायत, उसके बाद में वृत्ता और अष्ट वेसर शैली, ये सब शामिल है। इसके बाद में 519 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी बादामी हुआ करता था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बादामी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पुलकेशिन प्रथम जिसका शासन काट रहा था 543 ईस्वी से लेकर के 566 ईस्वी तक, उसने वातापी अपनी राजधानी के साथ साम्राज्य की भी स्थापना की थी। और ये 3 चालुक्य जो है वह है कर्नाटक में दोस्तों बादामी चालुक्य, उसके बाद में बादामी या वातापी पूर्वी चालुक्य पूर्वी दक्कन में, जबकि पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद वेंगी राजधानी के साथ ही उभरा। और पश्चिम चालुक्य के बाद में दोस्तों चालुक्यों के वंशज हैं और उन्होंने कल्याणी जो कि आधुनिक बसकवक्कनया से शासन किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 520 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वायत्त की उपाधि दी गई थी। वो दी गई थी दोस्तों धर्मपाल को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वायत्त परम भट्टरक परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और वह गोपाल अर्थात पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल का भी उत्तराधिकारी था। उसके बाद में वह एक धर्मपरायण बौद्ध भी हुआ करते थे और उन्होंने बिहार के भागलपुर में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 521 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला इंडो इस्लामिक रूप का एक अभिन्न अंग था। वह था दोस्तों गुंबद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुंबद। इसका डिस्क्रिप्शन है कि इस्लामी वास्तुकला के मुस्लिम वास्तुशिल्प तत्व गुंबद, जो कि बड़ी गोलार्ध की एक छत के मेहराब और उसके बाद में मुकरनास तिजोरी है, जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शैली है। वो है दोस्तों शाही शैली, जो कि दिल्ली सल्तनत में है। उसके बाद में प्रांतीय शैली मांडू गुजरात बंगाल और जौनपुर में, जबकि मुगल शैली दिल्ली आगरा और लाहौर में, जबकि दक्कनी शैली बीजापुर और गोलकोंडा में है। इसके बाद में 522 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे नागर शैली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मंदिर वास्तुकला की शैली जो कि उत्तर भारत में लोकप्रिय है वह नागर शैली के नाम से जानी जाती है। और मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा हुआ होता है और इस शैली को गुप्त शासकों के द्वारा ही पेश किया गया था। दोस्तों सिकारा जो है वो लैटिना प्रसाद शैली में है, जो कि यह स्पष्ट करता है कि यह मंदिर शास्त्रीय नागर शैली का एक प्रारंभिक उदाहरण है। और द्रविड़ मंदिर की बात करें तो द्रविड़ मंदिर एक परिसर की दीवार के भीतर संलग्न है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 523 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक कौन था। दोस्तों 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक हैदर अली हुआ करता था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक थे और 1769 ईस्वी में उन्होंने कई बार ब्रिटिश सेना को हराया और मद्रास की दीवारों तक पहुंच गया। दोस्तों दूसरे एंग्लो मैसूरी युद्ध में 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे टीपू को उसका उत्तराधिकारी बना लिया। उसके बाद में 524 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सातवाहन वंश जो कि 60 ईस्वी पूर्व से लेकर के 225 ईस्वी पूर्व तक की राजधानी इनमें से कहाँ थी। दोस्तों सातवाहन वंश की राजधानी की बात करें तो उसका राजधानी हुआ करता था प्रतिष्ठान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों सातवाहन जिसका संस्थापक सिमुख हुआ करता था वह दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी बने और उनकी 2 राजधानियां थी, एक औरंगाबाद जिले में गोदावरी पर प्रतिष्ठान जो कि आधुनिक पैठन के नाम से जाना जाता है और दूसरी है दोस्तों अमरावती। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे तो 525 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों 2 कथनों में से बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर के 1799 ईस्वी तक मैसूर पर शासन किया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों।
देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि 1 और 2 दोनों टीपू सुल्तान जो है वो 1782 से लेकर के 1799 ईस्वी तक शासित मैसूर राज्य का शासक था। उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि 1792 ईस्वी में उनके और अंग्रेजों के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसके समय, जिसमें कि उन्होंने अपना आधा शासन अंग्रेजों के हाथों में दे दिया। और उसके बाद में पुल्लीलूर का युद्ध हुआ था दोस्तों। उसके बाद में 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु भी हो गई। 526 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई। दोस्तों मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, जिनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में बर्मा की एक ब्रिटिश जेल में हुई थी। और वह एक नाम मात्र का सम्राट था। जैसे मुगल साम्राज्य केवल नाम अस्तित्व में आया, उसका उत्तराधिकार केवल 4 दीवारी तक ही सीमित रहा। दोस्तों पुरानी दिल्ली जो कि शाहजहांबाद हुआ करता था, उसके बाद में 1857 ईस्वी में भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कई आरोपों में दोषी ठहराने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रित बर्मा में रंगून में निर्वासित कर दिया था। अगला प्रश्न है 527 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1590 ईस्वी में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थर से किया गया था। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है वो लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गोविंद देव मंदिर लाल बलुआ पत्थर में निर्मित एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प नमूना है, जिसे कि जयपुर के राजा मानसिंह ने 1590 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बनाया था। अगला प्रश्न 528 नंबर कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा मन कौतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था। वो किया गया था दोस्तों राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मन कौतूहल राजा मानसिंह तोमर के द्वारा संकलित किया गया था और वह ग्वालियर का शासक था। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ध्रुपद शैली के संरक्षक भी थे और उन्होंने ग्वालियर किले चूंकि गुजरी महल और उसके बाद विमान मंदिर पैलेस का निर्माण किया गया था। दोस्तों भारत में तोमर वंश का संस्थापक जो है वो अनंगपाल प्रथम तोमर को माना जाता है। 529 नंबर क्वेश्चन है कि राजा ललितदित्य मुक्तापीठ ने डैश पर शासन किया था। दोस्तों उनके द्वारा कश्मीर पर शासन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर पर शासन किया। उसके बाद में अहमद शाह गुजरात के पहले स्वतंत्र सुल्तान भी थे, जिन्होंने अहमदाबाद 1411 ईस्वी की स्थापना की थी। उसके बाद में चोग्याल जो कि धार्मिकता से शासन करने वाले राजा हुआ करते थे, वे चोग्याल पालदेन नामग्याल थोडुप को 1975 ईस्वी में कुचल दिया गया और फिर सिक्किम का भारत में 22वें राज्य के रूप में विलय हो गया। दोस्तों केरल पर राजा महाबली का शासन हुआ करता था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 530 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो पाल वंश के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने की थी। दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने की थी। वहीं पाल वंश की स्थापना जो है वो गोपाल ने की थी और सेन वंश का स्थापना सामंत सेन ने किया था। इसके बाद बात करें तो नागभट्ट जो हैं वो नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, जबकि दंतीबर्मन या दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 531 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे तक एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के चंदन नगर को 1673 ईस्वी में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों वो किया गया था इब्राहिम खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि चंदन नगर को 1673 ईस्वी में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खां से हुगली नदी के दाहिने तट पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर रहा था। और भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश जो है वो कोरोमंडल तट पर पांडिचेरी, कराईकल, इसके बाद में यानाम जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र रहा करता था, उसके बाद में मालाबार तट पर माहे और उसके बाद में बंगाल में चंद्रनगर शामिल है।
अगला प्रश्न है 532 नंबर, जो कि कह रहा है कि हाफिज एक डैश सदी के कवि हैं जिनकी कविताओं का संग्रह दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये रहे हैं 14वीं शताब्दी की। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हाफिज 14वीं सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है। हाफिज एक ईरानी कवि हुआ करते थे और उनकी कविताओं का संग्रह जो है वो दीवान फारसी भाषा में है और दीवान के अधिकांश भाग जो है वो है दोस्तों गजल। इसके बाद में 533 नंबर प्रश्न है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों समा शब्द का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पवित्र गीतों का पाठ। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ। अगला प्रश्न 534 नंबर कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था। दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह नरसिम्हदेव प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हदेव प्रथम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो नरसिम्हदेव प्रथम के शासनकाल के तहत ही बनवाया गया था और कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क में स्थित है और मंदिर का श्रेय जो है वो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम को ही दिया जाता है, जो कि लगभग 1250 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद में 335 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। वह था दोस्तों हिक्की बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिक्की बंगाल गजट। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हिक्की का बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1779 ईस्वी में आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी तब किया गया था। इसके बाद में 536 नंबर प्रश्न है कि डैश 1824 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के क्रियान्वयन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। वह थे दोस्तों कितूर चिन्नम्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कितूर चिन्नम्मा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कितूर चिन्नम्मा उन पहले भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने 1824 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति को लागू करने के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 537 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। वह शहर था दोस्तों आसनाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आसनाबाद। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि बहमनी सल्तनत के स्थापना के तुरंत बाद आसनाबाद जो है वो बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। अगला प्रश्न 538 नंबर कह रहा है कि चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो कि आधुनिक भारतीय राज्य डैश में है। दोस्तों आधुनिक भारतीय राज्य वो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो कि आधुनिक भारतीय राज्य कर्नाटक में है और चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद में पुलकेशिन प्रथम और उसके वंशजों को बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 539 नंबर कह रहा है कि रानी रुद्रमा देवी डैश वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। दोस्तों रानी रुद्रमा देवी का संबंध रहा था काकतीय वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय वंश। इसका डिस्क्रिप्शन है कि रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एक प्रसिद्ध शासिका हुआ करती थी और रुद्रमा देवी जो है वो अपनी मृत्यु तक 1263 से लेकर के 1289 ईस्वी तक दक्कन के पठार में काकतीय वंश की सम्राट बनी हुई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 540 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्शीद कुली खां डैश के नवाब थे। दोस्तों मुर्शीद कुली खां जो हैं वो बंगाल के नवाब हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाब थे और मुर्शीद कुली खां मूल रूप से एक हिंदू थे और उसका नाम सूर्य नारायण मिश्र हुआ करता था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 541 नंबर कह रहा है कि विक्रमादित्य सिक्स जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी और वो किस राजवंश के शासक थे। दोस्तों वे रहे थे चालुक्य वंश के शासक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश के शासक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विक्रमादित्य सिक्स जिनकी जीवनी उनके दरबारी कवि बिल्हड़ के द्वारा रचित थी वह चालुक्य वंश के शासक थे और चालुक्य वंश की स्थापना जो है वो पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 542 नंबर
542 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महमूद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। दोस्तों महमूद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था चार मीनार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार मीनार। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था और इसे 1591 ईस्वी में बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा या विजय का द्वार 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में ही बनवाया गया था। जिसके बाद जमा मस्जिद की बात करें तो जमा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा ही 1650 से लेकर के 1656 ईस्वी के बीच में ही करवाया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 543 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रंगघर एशिया के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक है और वह किस वंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों रंगघर की बात करें तो इसको बनवाया गया था अहोम राजवंश के राजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहोम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एशिया के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक रंगघर अहोम राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। रंगघर जो है वो अहोम राजा स्वर्गदेव प्रमथ सिंह के द्वारा निर्मित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 544 नंबर जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे। वे थे दोस्तों वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। इसके बाद देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कि वल्लभाचार्य ने भारत के ब्रज क्षेत्र में वैष्णववाद के कृष्ण केंद्रित पुष्टि मार्ग संप्रदाय और उसके बाद में शुद्ध अद्वैत अर्थात शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग पूजा के लिए कृष्णा पूजा का एक रूप है। इसके बाद में 545 नंबर प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी की एक महिला संत लाल डेड, जिसको कि लालेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, वो लालेश्वरी सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध डैश कवियत्री में से एक थी। वह थी दोस्तों कश्मीरी कवियत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीरी कवियत्री। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कि 14वीं शताब्दी की एक महिला संत लाल डेड या लालेश्वरी सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध कश्मीरी कवियत्री में से एक हुआ करती थी। इसके बाद में 546 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है मलिक अंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मलिक अंबर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मलिक अंबर को 1610 ईस्वी में औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है और शहर जिसे कि मूल रूप से खड़की के नाम से भी जाना जाता है, वह ताजमहल पर बने 17वीं सदी में संगमरमर के बीबी के मकबरे के लिए जाना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 547 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्यवंशी गणेश वंश का संस्थापक था, जिसने कि 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। दोस्तों वे थे कपिलेंद्र देव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कपिलेंद्र देव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कपिलेंद्र देव जो कि सूर्यवंशी गणपति के संस्थापक थे और उन्होंने 434 ईस्वी में लगभग दोस्तों 15वीं शताब्दी में 434 से लेकर के 466 ईस्वी में उड़ीसा और उसके बाद में कुछ हिस्सों पर वे शासन किए थे दोस्तों। और वे क्षेत्र रहा था दोस्तों उड़ीसा के साथ साथ में दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्षेत्र रहा था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 548 नंबर जो कि कह रहा है कि भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था। दोस्तों भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी पांडिचेरी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडिचेरी। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों कि पांडिचेरी भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी थी। पांच फ्रांसीसी उपनिवेश जो की बात करें तो वही था पांडिचेरी, तमिलनाडु में कराईकल और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट पर यानाव, जबकि मालाबार तट पर जो तो बात करें तो केरल में माहे और पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर। ये सारे के सारे जो हैं वो फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करते थे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 549 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम कौन था। दोस्तों 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम उस्मान अली हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस्मान अली। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि 1947 ईस्वी में उस्मान अली जो है वो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे और वह हैदराबाद की रियासत के अंतिम निजाम या शासक थे। उन्होंने 1911 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी के बीच तक हैदराबाद साम्राज्य पर शासन किया था। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को 550 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिस्ताक
इसका पिस्ताक का अर्थ क्या है? वह है दोस्तों लंबा प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लंबा प्रवेश द्वार। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला में पिस्ताक का अर्थ एक लंबा प्रवेश द्वार से है। दोस्तों पिस्ताक एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आर्क के सामने, और यह मस्जिदों और महलों की जैसी इमारतों के धनुषाकार उद्घाटन के चारों ओर एक आयताकार फ्रेम है। इसके बाद में 551 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुगल सम्राट शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में दीवान के रूप में नियुक्त किया था? वह किया था दोस्तों 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1765 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुगल सम्राट शाह आलम ने 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था, और यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पुत्र के बीच एक संधि जो कि इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद में 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के दिवंगत सम्राट आलमगीर द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव ने ये दोनों ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से सीधे राजस्व एकत्र करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 552 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1657 ईस्वी में किस मुगल राजकुमार ने उपनिवेशों का फरमान या उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? वह दोस्तों किया था दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दारा शिकोह। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दारा शिकोह ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, और उन्होंने 1657 ईस्वी में 50 उपनिषदों का अनुवाद उसकी मूल संस्कृत से फारसी में पूरा किया ताकि मुस्लिम विद्वानों के द्वारा उसका अध्ययन किया जा सके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 553 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि अलीवर्दी खां कहाँ के नवाब थे? दोस्तों अलीवर्दी खां की बात करें तो ये बंगाल के नवाब हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बंगाल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि अलीवर्दी खां 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब थे, और उन्हें बंगाल के मराठा आक्रमणों के दौरान मराठा साम्राज्य के खिलाफ बर्दवान की लड़ाई के दौरान ही उनकी जीत के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 554 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि पैगंबर मुहम्मद ने किस सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? दोस्तों पैगंबर मुहम्मद के द्वारा 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 7वीं सदी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पैगंबर मुहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, और यह दुनिया में मौजूद सबसे बड़े धर्मों में से एक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 555 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 ईस्वी में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? वो किया गया था दोस्तों H.H. कोल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, H.H. कोल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि H.H. कोल को वर्ष 1880 ईस्वी में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था, और वह एक ब्रिटिश सिविल सेवक और उसके बाद में आविष्कारक थे, और उन्होंने वाणिज्य और शिक्षा में कई नवाचारों की सुविधा भी प्रदान की थी। उसके बाद में 556 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज अर्थात कन्यूब्ज को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों कन्नौज को राजधानी बनाने वाला राजवंश था प्रतिहार राजवंश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिहार राजवंश। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पर शास्त्रीय काल के दौरान एक शाही शक्ति थी, जिसने कि 8वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था, और उन्होंने पहले उज्जैन और उसके बाद में कन्नौज में भी शासन किया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 557 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि आसफ शाही वंश के निजामों ने भारत के किस हिस्से पर शासन किया था? वह किया था दोस्तों दक्कन प्रांत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन प्रांत। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन है कि दक्कन प्रांत आसफ शाही एक मुस्लिम राजवंश हुआ करता था, जिसने कि हैदराबाद राज्य पर शासन किया था, और इसकी स्थापना निजाम उल मुल्क ने की थी, जो कि 1713 ईस्वी से लेकर के 1721 ईस्वी तक मुगल सम्राटों के अधीन दक्कन प्रायद्वीपीय भारत के वायसराय थे, और जिन्होंने कि 1724 ईस्वी में आसफ जहाँ शीर्षक के तहत फिर से इस पद को शुरू किया था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 558 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? वह था दोस्तों दुआर्ते बारबोसा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुआर्ते बारबोसा।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि दुआर्ते बारबोसा जो है वो एक पुर्तगाली लेखक थे और जिन्होंने 1500 से लेकर के 1516 ईस्वी के दौरान भारत का दौरा किया और अपनी पांडुलिपि द बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा में दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 559 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया हुआ था। वह आया था दोस्तों अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल-बरूनी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अब्बू रेहान अल-बरूनी इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान और उसके बाद में बहुश्रुत थे। दोस्तों उन्हें इंडोलॉजी के संस्थापक, तुलनात्मक धर्म के पिता, आधुनिक गणित के पिता और पहले मानव विज्ञानी भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 560 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी मंत्रियों में से कौन अपने संबंधित देश के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है जिसमें वे रहते हैं। दोस्तों वे हैं पीटर मुंडी, जो कि चीन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पीटर मुंडी जो है वो 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश व्यापारी, यात्री और लेखक हुआ करते थे और वह अपनी यात्रा कार्यक्रम इटिनेरेंडियम मुंडी को रिकॉर्ड करने वाले पहले ब्रिटिश भी थे और उन्होंने चीन में चाय का स्वाद चखा और फिर एशिया, रूस और यूरोप में बड़े पैमाने पर यात्रा भी की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 561 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात करें तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और उन्हें भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य का श्रेय भी दिया जाता है। दोस्तों उनकी नीति हिंद महासागर पर एक मजबूत नौसैनिक सेना बनाए रखने की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 562 नंबर प्रश्न, और 562 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये जो है निम्नलिखित में से मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से जो संबंधित नहीं है उसके बारे में बात करते हो। सबसे पहला ऑप्शन है कि राव जोधा, जो कि बिल्कुल मारवाड़ राजपूत साम्राज्य से संबंध रखता है। उसके बाद में रावचंद्र भी इससे संबंध रखता है, जबकि राणा कुंभा जो है वो मारवाड़ साम्राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है, उसे संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि राणा कुंभा जो है वो मेवाड़ साम्राज्य से जुड़े थे, जबकि बाकी के सभी लोग जो है वो मारवाड़ साम्राज्य से जुड़े हुए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 563 नंबर की कलिंजर किला, जो कि मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, वह कहाँ स्थित है। वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 564 नंबर, कह रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसकी शुरुआत की जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए ही उसकी शक्ति जो है वो भारतीय राज्यों की शक्ति से अधिक है। दोस्तों उसने शुरुआत किया था सर्वोपरिता की नीति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वोपरिता की नीति। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 1813 ईस्वी में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने सर्वोच्चता की नीति के नाम से आक्रामक क्षेत्रीय व्याख्या की नीति शुरू की थी और इस नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार जो है वो सर्वोपरि या सर्वोच्च था और वह किसी भी भारतीय राज्य को अपने में मिला सकती है या फिर मिलाने की धमकी दे सकती है। इसके बाद में 565 नंबर प्रश्न के लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी। दोस्तों सांची की खोज की गई थी 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सांची के स्तूप की खोज वर्ष 1818 ईस्वी में 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद ही की गई थी और इसकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। सांची एक बौद्ध परिसर है जो कि अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 566 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है वह है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भीमबेटका गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है और ये जो है वो रॉक शेल्टर मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत के तलहटी में है। दोस्तों डॉक्टर BS वाकणकर जो कि सबसे प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, उन्होंने वर्ष 1958 ईस्वी में इस गुफाओं की खोज की थी।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 567 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि तीसरे एंग्लो मैसूरी युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वे थे दोस्तों अर्ल कॉर्नवालिस द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि तीसरे एंग्लो मैसूरी युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की कमान जो है वो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के पास में थी। परिणामी युद्ध जो है वो 3 साल तक चला और फिर मैसूर की इसमें हार हुई थी। 668 नंबर प्रश्न की शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में जाना जाता था। दोस्तों शिवाजी महाराज के समय में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अष्टप्रधान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में वर्तमान भारतीय राज्य महाराष्ट्र में रायगढ़ के किले में हुआ था और उस अवसर पर शिवाजी महाराज ने अपने नवनिर्मित राज्य के प्रशासन का मार्गदर्शन करने के लिए ही 8 मंत्रियों की एक परिषद की संस्था को औपचारिक रूप दिया था और इस परिषद को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 569 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था? दोस्तों गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1510। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गोवा पर पुर्तगाली जो है वो पुर्तगाली विजय तब हुई थी जब पुर्तगाली भारत के गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में शहर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 570 नंबर कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? दोस्तों किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत का ताज ग्रहण किया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया वर्ष 1911 ईस्वी में या 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज प्रथम के द्वारा भारत के सम्राट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक मुकुट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 571 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे? वह थे दोस्तों शंकरदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शंकरदेव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि शंकरदेव जिनका जीवन काल रहा था दोस्तों 1449 से लेकर के 1468 ईस्वी तक और 15वीं-16वीं शताब्दी के असमिया बहुगुण व्यक्ति थे। वे एक संत, विद्वान, कवि, नाटककार, सामाजिक धार्मिक सुधारक और साथ में ही असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 572 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही है? वह दोस्तों डुआर्टे बारबोसा जो कि पुर्तगाल से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए तो कह रहा है कि डुआर्टे बारबोसा जो है वो एक पुर्तगाली लेखक और पुर्तगाली भारत के अधिकारी थे। वह कन्नानौर की एक फैक्ट्री में स्क्रिप्टर और स्थानीय भाषा मलयालम के दुभाषीय थे। दोस्तों बारबोसा ने डुआर्टे बारबोसा नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। इसके बाद में 573 नंबर प्रश्न की 12वीं शताब्दी में या 12वीं सदी की कर्नाटक में वीरशैव डैश के अनुयायी थे। दोस्तों वीरशैव की बात करें तो ये बसवन्ना के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बसवन्ना। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लिंगायत 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवन्ना के अनुयायी थे और उन्होंने हिंदू समाज के खिलाफ विद्रोह किया और नए धर्म की स्थापना की थी। वीरशैववाद जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि शैव आस्था का एक क्रम है जो कि बदले में 2 प्रमुख वैदिक विश्वासों में से एक है। दोस्तों दूसरा जो है वो वैष्णव विश्वास है। इसके बाद में अगला प्रश्न 574 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बाघ गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है कि बाघ गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश की धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है और यह इंदौर और उसके बाद में बड़ोदरा के बीच में बाघनी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 575 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था? वह जाना जाता था दोस्तों कपास को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कैलिको एक सादा बुना कपड़ा है जो कि बिना ब्लीच के बनाया जाता है और अक्सर पूरी तरीके से संसाधित कपास नहीं होता है।
अगला प्रश्न है 576 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ चट्टानों को काट करके बनाए गए स्तंभों को दर्शाता है। वह स्तंभ है दोस्तों मौर्य स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य स्तंभ, जो कि स्तंभों को काट करके बनाए गए स्तंभ को दर्शाता है, चट्टानों को काट कर बनाए गए स्तंभ को दर्शाता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भले ही स्तंभों का निर्माण बहुत पुराना है और मौर्य स्तंभ जो है वो दुनिया के अन्य हिस्सों के स्तंभों से अलग है, क्योंकि वे रॉक कट स्तंभ हैं जो कि इस प्रकार नक्काशी के कौशल को प्रदर्शित करते हैं और ये पूरे मौर्य साम्राज्य में पत्थर के खंभे खड़े किए गए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 577 नंबर क्वेश्चन। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कोट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे। वे थे दोस्तों तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वीर पांड्या कोट्टाबोम्मन भारत के तमिलनाडु में पंचालंकुरिची के 18वीं सदी के पलायकार और उसके बाद में सरदार थे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 578 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता था। वह शहर था दोस्तों लाहौर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लाहौर। कहने का मतलब है कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का हृदय है और मुगल साम्राज्य की महत्वपूर्ण समृद्धि विरासत के बाद लाहौर दक्षिण एशिया में इस्लाम के साथ प्रतिष्ठित हुआ, जिसे कि मुगलों के बगीचे या बगीचों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 579 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित किया गया था। वो किया गया था दोस्तों वर्ष 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1858 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा भारत का प्रशासन जो है वो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया और इसने युद्ध पूर्व नीतियों जैसे हड़प की नीति को निरस्त कर दिया था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 580 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दोस्तों भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला रहा था चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1785 ईस्वी में सर चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और यह भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी गई विशेष रुचि पर किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 581 नंबर कह रहा है कि 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनाम आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों सतनाम आंदोलन की शुरुआत की गई थी गुरु घासीदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु घासीदास। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सबसे महत्वपूर्ण सतनामी समृद्ध की स्थापना जो है वो 1820 ईस्वी में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घासीदास के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि एक सेवक और उसके बाद में चमार जाति के सदस्य हुआ करते थे। चमार मतलब कि एक दलित जाति का जिसका वंशानुगत व्यवसाय चमड़े पर कमाना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 582 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर वाडियार वंश के द्वारा शासन किया गया था। दोस्तों वाडियार वंश के द्वारा शासन किया गया था मैसूर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था और वाडियार राजवंश जो है वो यदुराय वाडियार के द्वारा ही स्थापित किया गया था और इस वंश के द्वारा मैसूर पर शासन किया गया था 1399 ईस्वी से लेकर के 1423 ईस्वी तक। इसके बाद में अगला प्रश्न 583 नंबर क्वेश्चन। रामपंथ के अग्रणी प्रकाश संत कवि कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। दोस्तों ये थे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि तुलसीदास थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी और तुलसीदास जो है वो भक्ति के सद्गुण या सगुण स्कूल संबंधित थे। उसके बाद में उन्होंने रामचरितमानस भगवान राम के जीवन के लिए समर्पित किया था। अगला प्रश्न 584 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था। दोस्तों इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था हवा महल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा महल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ही वर्ष 1799 ईस्वी में बनवाया गया था और यह हवा महल जो है दोस्तों वो कृष्ण की पगड़ी के आकार में है और इसमें अर्थात हवा महल की बात करें तो इसमें है दोस्तों
953 खिड़कियाँ और उन्हें झरोखा कहा जाता है, जिन्हें की जटिलता से सजाया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 585 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थापित है और उसे शुजाउद्दौला ने डैश में बनवाया था। दोस्तों उसे शुजाउद्दौला की बात करते हुए दिल्ली में बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में दिल्ली में शुजाउद्दौला के द्वारा बनवाया गया था और यह 18वीं शताब्दी के अंत में सफदरजंग के मकबरे के रूप में बनवाया गया था, जो कि एक राजनेता था और जो अहमद शाह बहादुर के शासनकाल के दौरान ही वजीर उल हिंदुस्तान बना रहा। इसके बाद में 586 नंबर प्रश्न को देखें तो 586 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है पृथ्वी नारायण सिंह को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह। इसके बाद देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि नेपाल के राज्य की स्थापना 25 सितंबर 1768 ईस्वी को पृथ्वी नारायण शाह ने की थी, जो कि काठमांडू, पाटन, उसके बाद में भक्तपुर के राज्यों को एक राज्य में एकजुट करने में सफल रहे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 587 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था। वो किया गया था दोस्तों 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1600 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ में व्यापार के शोषण के लिए शामिल किया गया था। दोस्तों कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद में 588 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था। दोस्तों अहोम वंश के शासन की बात करें तो अहोम वंश का शासन था दोस्तों असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, असम। इसके बाद देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि भारत में असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था और अहोम वंश ने वर्तमान असम में लगभग 598 वर्षों तक अहोम साम्राज्य पर शासन किया था। राजवंश की स्थापना जो है वो मोंग माओ के एक शान राजकुमार सुकाफा ने की थी, जो कि पटकाई पहाड़ों को पार करने के बाद असम आए हुए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 589 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे। दोस्तों अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाजिद अली शाह। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वाजिद अली शाह जो है वो अवध के अंतिम नवाब थे और वह अवध पर राज्य करने वाले निशापुरी राजाओं की लंबी कतार में अंतिम था और उसने 9 साल से कम सिर्फ 2 महीने के लिए ही यह उपाधि धारण की थी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 590 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था। दोस्तों गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम था प्रागज्योतिषपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रागज्योतिषपुर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि प्रागज्योतिषपुरा गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम था और यह शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्थित है। प्राचीन मंदिरों से युक्त गुवाहाटी को मंदिरों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 591 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था। दोस्तों वो नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और वह बंगाल के पहले गवर्नर थे, जबकि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। दोस्तों दोहरे शासन की शुरुआत जो है वो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही 1754 से 1772 के द्वारा की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 592 नंबर, जो कि कह रहा है कि मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी सप्रे की बेटी डैश के रूप में प्रसिद्ध हुई। दोस्तों वे रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की पुत्री रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है उत्तर भारत में झांसी रियासत की रानी थी, जो कि वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में मौजूद हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 593 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में
रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि उनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी शहर में एक मराठी करहड़ी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था और उनका उपनाम था दोस्तों मन्नू। इसके बाद में अगला प्रश्न है 594 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कहाँ बनी थी, कब बनी थी? वो बनी थी दोस्तों 1772 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों कि 1772 ईस्वी में कोलकाता जो है वो ब्रिटिश भारत की राजधानी बना था और 1912 से 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता तक यह पूरे बंगाल की राजधानी थी और स्वतंत्रता के बाद कोलकाता जो है वो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी बन गया। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही समाप्त होता है हम लोग का आधुनिक भारत का इतिहास और इसके बाद में अपने सेशन को यहीं पर स्थगित करेंगे और फिर जब अगले सेशन में मिलेंगे तो वहाँ से हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर स्थगित करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।